Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have discussed about the importance and scope of environmental sciences in our society. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि environmental sciences किस लिहाज से important है और कौन कौन से ऐसे problems हैं या issues हैं जिनके ऊपर जो है वो environmental sciences जो है वो काम करती है. आज हम जनरली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे environmental issues हैं, problems हैं जो कि local level पे या regional level पे या global level पे जो है वो इफेक्ट करेंगे. मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज दो टाइप्स के टू लेवल्स पे हम डिस्कस करेंगे, लोकल लेवल पे और ग्लोबल और रीजनल लेवल पे. इन्वायरमेंटल इश्यूज से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करने से पहले कि क्या क्या है हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज बेसिकली है क्या. एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अकर व्हेन देयर कम्स अ चेंजेस इन क्वालिटी और द क्वांटिटी ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स एवरीथिंग. एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम किस वक्त होता है? एक इन्वायरमेंट प्रॉब्लम उस वक्त तक होता है जब हम कहते हैं कि वो हमारा जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है उसकी क्वालिटी को या फिर उसको क्वांटिटी वाइज जो है वो क्वालिटी को या क्वांटिटी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी एक चीज़ की जो है वो चेंज हो जाती है और उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी चेंज होने की वजह से क्या करती है कि वो हमारे इन्वायरमेंट को और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको जो है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है. बेसिकली जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको स्टडी करने के टू वेज हैं. फर्स्टली टू लुक फॉर एडवर्स इफेक्ट बाय नॉट लुकिंग एट द ओरिजिन ऑफ इट्स अक्रंस. एक तो ये है कि हमने ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो कि एडवर्स इफेक्ट जो है वो कॉज करते हैं अगर हम उनके ओरिजिन्स को ना देखें. सेकंड क्या है कि हमने क्या करना है कि हमने एक तो ये देखना है कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ साथ हमने क्या देखना है कि कौन कौन सी कॉजेज़ हैं, कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं या वजूहात हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी वजह से वो जो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी एक फैक्टर की क्वालिटी चेंज हो रही है या उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो रही है और उस चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी कम या ज़्यादा होने की वजह से वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या जितनी भी हमारी ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको इफेक्ट कर रही है. तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कहेंगे. अब हम देखते हैं कि जनरली इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं क्या, प्रॉब्लम्स बेसिकली हैं क्या, कितने टाइप्स के हैं और कौन कौन से हैं. मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज जो कि आजकल जिनसे डील करना पड़ रहा है वो बेसिकली क्या है? पोल्यूशन ऑफ एयर है, वाटर है और लैंड है, hazards केमिकल्स ऑफ वेस्ट है, लैंड डिग्रेडेशन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, ओजोन डिप्लीशन है, क्लाइमेट चेंज है, लॉस ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेज है. इनमें से कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि हमें लोकल लेवल पे इफेक्ट करते हैं जिनको हम लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज कहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं ग्लोबल और रीजनल लेवल पे जो है वो इफेक्ट करते हैं. कौन कौन से ऐसे हैं जैसे लोकल लेवल पे इफेक्ट इश्यूज लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज में हम जिनको रखते हैं और कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम ग्लोबल लेवल पे करते हैं. जो ग्लोबल लेवल पे हैं वो है न्यूक्लियर पावर, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओशन एसिडिफिकेशन है, पोलर स्मेल्टिंग है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है या फिर वाटर बॉर्न डिजीजेज है. लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज या जिनको हम रीजनल भी कहते हैं और कुछ हद तक जो है हम उनको ग्लोबली भी, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट लोकल एरियाज़ के अंदर जो है वो ये कॉज होते हैं. लाइक सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है. नो डाउट हम अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है वो एक ग्लोबल इशू भी कंसीडर करते हैं. वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि कॉज हो रहे हैं, उनकी बेसिकली वजूहात क्या हैं और वो किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट है पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंटल मीडिया. इन्वायरमेंटल मीडिया की जो पोल्यूशन कॉज हो रही है वो बेसिकली तीन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से तीन चीज़ें हैं जो कि पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है अगर ये हमारी पोल्यूटेड हो. लाइक लैंड है, एयर है और वाटर पोल्यूशन है. एयर पोल्यूशन होती क्या है, किस वजह से है? एयर पोल्यूशन का हम देखेंगे द इमिशन ऑफ एनी इम्प्योरिटीज इनटू द एयर सच एज स्मोक इंक्लूडिंग टोबैको स्मोक, डस्ट, सॉलिड पार्टिकल, गैसेज, मिस्ट, फ्यूम्स, ऑडर एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस. एयर पोल्यूशन का मतलब क्या कि अगर हमारे एयर की क्वालिटी चेंज होती है या उसके अंदर कोई भी ऐसी सब्सटेंसेस जो हम कहते हैं कि ज़्यादा अमाउंट के अंदर इमिट हो रही हैं, हमारी उन कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस की, कुछ स्पेसिफिक गैसेस की, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स की जो है वो अमाउंट हमारी एयर के अंदर अगर ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से वो क्या करती है? इन्वायरमेंटल इश्यूज कॉज करती है या इन अदर वर्ड्स हम कहें कि एयर पोल्यूशन कॉज करती है. क्या हो सकती हैं वो जो डिफरेंट गैसेस हैं या एयर मटेरियल्स हैं? लाइक टोबैको की अगर स्मोकिंग अगर कोई भी कर रहा है या टोबैको स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से क्या है बहुत सारे कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स जो हैं या पार्टिकल्स जो है वो इमिट होती हैं. डस्ट है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, गैसेस. इसी तरह आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं और जब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट गैसेस जो है वो इवॉल्व होती हैं और जब गैसेस इवॉल्व होती हैं तो वो डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट में जाती हैं, हमारे इन्वायरमेंट में जाके एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं क्योंकि वो एयर की जो क्वालिटी है उसको इफेक्ट करती हैं.
एयर पोल्यूशन एंड स्मोक इन इनर मंगोलिया, यहाँ पे एक पिक्चर है जिसके अंदर जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो और स्मोक जो है वो इनर मंगोलिया के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो भी सर्दियाँ जो है वो आनी स्टार्ट होती हैं तो आपने देखा होगा कि वो जो मिस्ट और वो स्मोक का आता है कि जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और वो जो मिस्ट है वो या वो जो स्मोक है, हेज़ है, वो क्या करती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कॉज करती है। तो वो बेसिकली किस वजह से होता है कि ये जो हमारी मुख्तलिफ किल्स वगैरह है जहाँ पे हमारे मुख्तलिफ केमिकल्स बन रहे हैं या मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर जो स्मोक मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज रिलीज़ कर रही हैं, तो उनकी वजह से जो है वो एयर पोल्यूशन कॉज होती है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर उनकी क्वांटिटी जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो वो एक स्मोक की लेयर, एक हेज़ की जो है वो लेयर बन जाती है और हमारे लिए जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। स्मोक फ्रॉम इंसिनरेशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट ऑन बैंक्स ऑफ रिवर, इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन कॉज करने की बड़ी वजह है वो क्या है कि हमारा जितना भी जो डंप्स होता है उसकी हम क्या करवाते हैं, इंसिनरेशन करवाते हैं। इंसिनरेशन मतलब जो भी हमारा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, उसकी बर्निंग करवाना। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन बेसिकली 3 टाइप्स की है, 3 लेवल्स होते हैं हमारे वाटर के, क्या है, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर या फिर मैरीन। और अगर इनको इफेक्ट करेंगे तो हम कहते हैं कि क्या है, वाटर पोल्यूशन कॉज होती है। ग्राउंड वाटर के अंदर आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो अपना मटेरियल डायरेक्टली जो भी इनका वेस्ट मटेरियल है उसको डायरेक्टली जो है वाटर बॉडीज़ के अंदर जो है वो डिस्चार्ज कर देती है। वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्चार्ज करती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हमारे वाटर के अंदर जो है वो शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि लॉन्ग लाइफ के होते हैं और इजीली जो है डिग्रेड नहीं होते। जब तक वो हमारे वाटर के अंदर रेजिस्ट करते रहेंगे, जहाँ जहाँ पे भी वो वाटर जा रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, तो वो वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। इसी तरह मैरीन्स के अंदर आप देख लें कि मैरीन लेवल के ऊपर भी जो है वो क्या होता है, मैरीन्स जो है जहाँ पे काम करती हैं, मैरीन्स जो होती हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होती है, वाटर पोल्यूशन होती है। सरफेस वाटर पे भी आप देखें बहुत सारा गार्बेज, मुख्तलिफ डंपिंग जो है हम सरफेस वाटर के अंदर जो है वो मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, वाटर पोल्यूशन होती है। सरफेस वाटर पोल्यूशन की यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जिसमें हमने क्या कर रहे हैं कि कोई भी अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो डिस्चार्ज कर रहे हैं डायरेक्टली, जो भी हमारा जैसे प्लास्टिक वगैरह, रबर्स वगैरह के, या फिर जो भी हमारा डंप है, गार्बेज है, वो डायरेक्टली हम सरफेस बॉडीज़ के अंदर फेंक देते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स और वो ये पानी के अंदर ही परसिस्ट करती हैं, या फिर बहुत सारे केमिकल्स भी ऐसे होते हैं जो कि डिग्रेड नहीं होते हैं, वाटर के अंदर परसिस्ट करते हैं। जितना टाइम तक वो वाटर के अंदर परसिस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो इफेक्ट करते हैं। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की यहाँ पे कुछ एग्जांपल दी हुई है कि ग्राउंड वाटर की पोल्यूशन कैसे होती है। बेसिकली रन ऑफ हो जाता है। आप देखें मुख्तलिफ फसलें जो है वो उगाई जाती हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ की जाती है, डिफरेंट टाइप की पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो हम अपनी क्रॉप्स के ऊपर जो है वो स्प्रे करते हैं। क्या होता है कि जब बारिश होती है या कुछ भी डस्ट विंड है या बारिश होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, लीचिंग का प्रोसेस होता है, और उस लीचिंग के प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि जो भी हमने पेस्ट वगैरह या जितनी भी जो भी फर्टिलाइजर्स हैं या जितनी भी इंसेक्टिसाइड्स हैं जो हमने अपनी फसलों के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे की हुई होती है, वो अल्टीमेटली जाके कहाँ पे हो जाती है, हमारे वाटर की बॉडीज़ के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है। इसी तरह पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, या फिर जो भी हमारा इंडस्ट्रियल स्टोरेज हमने किसी एक जगह पे, स्पेसिफिक एक जगह पे स्टोर किया हुआ है, तो वो वहाँ से जो है वो ग्राउंड वाटर्स के अंदर लीचिंग के थ्रू जो है वो शामिल हो सकता है। मैरीन वाटर पोल्यूशन, यहाँ पे आपने देखा कि कहीं के कोई भी मैरीन है, अगर कहीं पे भी कोई ऑयल लीकेज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पोल्यूशन कॉज करता है। फ्यू क्वालिटी फिश कैन सर्वाइव इन पोल्यूटेड एरियाज। आपको पता है कि अगर जो सबसे बड़ी हमारे जितना भी एक्वाटिक हैबिटेट है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक स्पीशीज़ हैं जो कि उसके अंदर रहती हैं। अब जब हमारे वाटर लेवल पे अगर वाटर पोल्यूशन होगी, वाटर हमारा पोल्यूटेड होगा, तो ऑब्वियसली बहुत सारे एक्वाटिक स्पीशीज़ जो कि वाटर के अंदर अपना सर्वाइव करती हैं, तो वो अल्टीमेटली उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत कम ऐसी हम कह सकते हैं कि क्वालिटी की फिशेज़ हैं जो क्या कर सकती हैं, पोल्यूटेड रिवर्स के अंदर जो है वो सर्वाइव करती हैं। लैंड पोल्यूशन की एक और बड़ा मसला जिसका क्या है, किस वजह से है, प्लास्टिक एंड जनरल वेस्ट डंप बिसाइड्स कॉमन टॉयलेट्स ऑन रिवर बैंक। यहाँ पे एक रिवर बैंक का जो है उसके इर्द शो किया गया है कि कितना ज़्यादा जो है वो डंप्स जो है वो फेंका हुआ है, जो क्या कर रहा है, लैंड पोल्यूशन कॉज करता है। मेजर कंसर्न्स क्या हैं हमारे इसके हवाले से, कॉज इलनेस एंड डेथ, damage to habitat and ecosystem, loss of plants and animal life, loss of natural resources, economic consequences, transboundary impacts like acid rain, haze pollution, water pollution, nuclear fallout, peace and security। मेजर कंसर्न जो हमारे क्या क्या हैं वो ये है कि जो बेसिकली इलनेस और डेथ की कौन कौन सी बेसिक वजूहात बन रही हैं, हमारा हैबिटेट और इकोसिस्टम जो है वो क्यों जो है वो डैमेज होता जा रहा है, प्लांट्स और एनिमल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। जैसे हमने देखा कि वाटर पोल्यूशन होती है तो उसकी वजह से क्या है, हमारी प्लांट्स की भी इफेक्ट करते हैं, इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ एनिमल्स की लाइफ भी इफेक्ट होती है।
नेचुरल रिसोर्सेज का जो है वो लॉस है, लाइक डिफॉरेस्टेशन, लैंड को जो है जितना भी फॉरेस्ट वाला एरियाज को हमने लैंड एरियाज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन कॉज करते हैं। जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो उसकी वजह से एक तो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो लॉस होता है, इसके अलावा हमारा हैबिटेट लॉस होगा। हैबिटेट लॉस होगा तो बहुत सारी स्पीशीज जो कि वहाँ पे सर्वाइव करती हैं वो इफेक्ट करती है। इसके अलावा जो हम फ्यूल्स की बर्निंग कर रहे हैं या फ्यूल्स को हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारा एक तरह से हम कहते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्स है फ्यूल्स हमारा वो खत्म हो रहे हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज, मेजर कंसर्न हमारा ये है कि अगर हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से ऑब्वियसली हमारे इकोनॉमी की जो है वो इफेक्ट होगी और हमें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा एसिड रेन, वाटर एसिड रेन जैसा आपको पता है कि बहुत इफेक्ट करती है हमारे इन्वायरमेंट को, और अगर एसिड रेन होगी तो इससे ना एक तो हमारे जो मोनूमेंट्स हैं उनको इफेक्ट करती है, इसके अलावा जितनी भी जो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एसिड रेन इफेक्ट करती है। न्यूक्लियर फॉल आउट का एक यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूक्लियर फॉल आउट आपको पता है कि न्यूक्लियर फॉल आउट मीन्स के रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है वो न्यूक्लियस से जो है वो इमिट होती है। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव हैं और रेडिएशंस को इमिट करते हैं, और वो रेडिएशन जो है वो डायरेक्ट अगर इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ तो वो बहुत ज़्यादा स्फीयर किस्म की जो है वो इम्पैक्ट कॉज करती हैं। पीस एंड सिक्योरिटी हमारा मेजर कंसर्न है। कॉज नेक्स्ट हम देखेंगे मेजर कॉजेज ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन की मेजर वजूहात क्या है, एक तो है एग्रीकल्चरल रन ऑफ। एग्रीकल्चरल रन ऑफ जैसे मैंने आपको बताया कि हम मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे उनमें ऐसे होते हैं जो कि प्रेजिस्ट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए और वो डिग्रेड नहीं होते। बारिश होती है या सॉइल इरोजन होती है तो लीचिंग आउट का प्रोसेस होता है जिसके जरिए वो फ्लो करके हमारे मुख्तलिफ या तो अंडरग्राउंड वाटर में चली जाती है, जितनी भी वाटर बॉडीज़ है उनमें जो है वो शामिल हो जाती है। जब वो उनमें शामिल होंगी तो एक तो इसके अलावा अगर एयर है या कुछ भी है तो उसके जरिए वो इन्वायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर भी चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर रन ऑफ की वजह से एक तो वाटर पोल्यूशन कॉज होती है, एक एयर पोल्यूशन भी कॉज होता है। अनक्लीन टेक्नोलॉजी का मतलब ये कि हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज आजकल यूज़ कर रहे हैं वो अनक्लीन है। जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है एज अ रिजल्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं। जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं अगर हम उनको जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं रखेंगे या हम इस तरह के वेस्ट मटेरियल जनरेट होंगे जो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, मेजर कॉज करेंगे पोल्यूशन की। तो अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ करें कि जिनके रिजल्ट्स में अगर कोई भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हो भी रहे हैं तो उनको या तो हम किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें कि जो लेस हार्मफुल हो, या फिर जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे जनरेट होते हैं अगर हम उनको जो है किसी दोबारा से किसी और इस्तेमाल में लेके आ सके, उससे क्या होगा कि एक तो वेस्ट मटेरियल जो जनरेट हो रहा होगा वो कम होगा, सेकंड जो मटेरियल जनरेट हो रहा है उसको हम किसी और पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ कर सकेंगे, और थर्ड ये होगा कि उससे फिर हम पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल कर सकें। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं या जो स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं कि अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई भी जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे कोई भी चीज़ बना रहे हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं तो हर एक चीज़ के लिए क्या है कि क्वालिटी को मेंटेन रखना ज़रूरी है और उसके लिए कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए गए। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाने का मेन मकसद ये है कि ताकि जो भी ऐसे फैक्टर्स हैं जो पोल्यूशन को कॉज करते हैं तो उनको कंट्रोल किया जाए। तो हमारे यहाँ क्या है कि उन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जो है प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं की जाती और उस प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से क्या होता है, पोल्यूशन कॉज होती है। इनएडिक्वेट पॉलिसीज़ का मतलब क्या कि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं है। अगर हमारे यहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स हों, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हों तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत हद तक हम पोल्यूशन को कंट्रोल करना से सेफ रख सकते हैं। लाइक दैट अगर हम कहें कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, अब आपने देखा होगा कि मेन एरियाज़ के अंदर जो है वो इंडस्ट्रीज बना ली जाती हैं और अगर वो पोल्यूशन कॉज करती हैं तो वो हमारे मेन इन्वायरमेंट को, मेन एरियाज़ को इफेक्ट करती है। अगर इसके लिए किसकी जाया जाए कि कुछ पॉलिसीज़ बनाई जाए कि किन किन एरियाज़ के अंदर जो है वो इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं या मेन सिटीज़ जो हैं वो उनसे दूर इलाकों में जाके इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए, या फिर ये कि कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स जो यूज़ करते हैं और वो जो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं, अगर उन केमिकल्स के यूज़ को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए या फिर हम ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाएँ कि या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए कि सिर्फ ऐसे केमिकल्स को यूज़ करना है कि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, तो उससे क्या हो सकता है कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक बड़ी वजह हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो पॉलिसीज़ हैं वो कि इनसफिशेंट है, जिसकी वजह से क्या होती है कि हमारे जो पोल्यूशन का जो लेवल है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। रेमिडियल मेजर्स क्या क्या है कि हम क्या क्या कर सके स्टैंडर्ड्स को, अगर हमने जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए, अगर उन स्टैंडर्ड्स को जो है वो फुलफिल किया जाए, उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली काम किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ किसी लेवल तक अपनी पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स का मतलब ये
कि जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल्स जनरेट होते हैं अगर उनकी डंपिंग का एक प्रॉपर वे रखा जाए तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स या इश्यूज हमारे लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे कॉज होते हैं हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्चार्ज स्टैंडर्ड्स का ये है कि हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास अब डिफरेंट टाइप्स के जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो जनरेट होते हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, कुछ बायोडिग्रेडेबल हैं, कुछ डिग्रेडेबल हैं, कुछ हमारे पास मेटल्स की फॉर्म में होता है। तो अगर हम उन तीनों चारों टाइप्स के जो डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको वेस्ट मटेरियल्स बताया, अगर हम उनको डंपिंग करने का एक प्रॉपर वे बना लें तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर प्रॉपर वे में डिस्चार्ज करें तो हम कहीं ना कहीं पोल्यूशन को जो है कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्लीनर प्रोडक्शन का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस तरह के केमिकल्स यूज़ करें या इस तरह का जो है वो प्रोडक्शन के अंदर अपने जो है वो इस तरह के केमिकल्स यूज़ करें या फिर हम कोई इस तरह का वे यूज़ करें कि हमारे जो भी वेस्ट मटेरियल्स जनरेट हो रहे हैं उनको या तो हम किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें इससे पहले कि वो हमारे एनवायरनमेंट में जाते हैं कि जो मिनिमम पोल्यूशन कॉज करें, या फिर हम क्या करें कि जो भी हमारे प्रोडक्शन हो रही है उसके साथ अगर कोई वेस्ट मटेरियल बन रहा है या कोई ऐसा मटेरियल बन रहा है जो कि पोल्यूशन कॉज कर सकता है तो उसके लिए हम कोई रेमेडियल मेजर साथ साथ रखें कि अगर ये वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा तो इसको हमने किस तरह से किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है या हम इस मटेरियल को किस तरह से जो है वो फर्दर यूज़ कर सकते हैं, या हम अपने जो भी मेथड्स डिवेलप कर रहे हैं वो हम इस तरह के मेथड्स जो है वो डिवेलप करें कि जो भी हमारी प्रोडक्शन होती है वो क्लीन हो, उसकी वजह से वेस्ट मटेरियल मिनिमम जनरेट हो, या अगर कोई जनरेट हो रहा है तो उसको हम यूटिलाइज कर सकें, या फिर हम ये कह सकें कि जो उसकी एमिशन है वो डायरेक्टली हम अपने एनवायरनमेंट में ना करें। टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर मीन्स कि हम अपनी जो टेक्नोलॉजीज हैं एक तो उनको ये कि हम किसी ऐसी फॉर्म में ट्रांसफर, या तो एक तो ये कि हम उनको मेन एरियाज से जो है वो ट्रांसफर करें किसी ऐसे एरियाज के अंदर कि जहाँ पे हम कह सकें कि हमारे जो मेन एरियाज है जहाँ पे हम लिविंग के हैबिटेट्स को या इकोसिस्टम्स को वो मिनिमम इफेक्ट कर सकें। सेकेंड ये कि टेक्नोलॉजी को हम किसी ऐसी फॉर्म में या किसी इस तरह से यूटिलाइज करें कि उसकी वजह से जो पोल्यूशन है या जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट जो है वो मिनिमम हो। हाजर्ड्स मटेरियल वेस्ट केमिकल्स क्या होते हैं? केमिकल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड है, रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं या फिर हाजर्ड्स वेस्ट हैं। अब क्या है कि बहुत सारे न्यूक्लियर, आपको पता है कि एटॉमिक रिएक्टर्स जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन इमिट करते हैं और क्या है हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, और हम कह सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट का जो एक बिग इशू है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो कि हम कहते हैं इजीली डिग्रेड नहीं होते, हमारे एनवायरनमेंट में लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, परसिस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली क्या करते हैं वो पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। हाजर्ड्स वेस्ट भी बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे डिफरेंट ये केमिकल्स की सिंथेसिस की इंडस्ट्रीज़ है, चाहे पेंट्स की है या कुछ भी है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मटीरियल्स जो है जनरेट होते हैं या बहुत सारी ऐसी गैशियस की इमिशंस होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं इन्वायरमेंट के पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं। मेजर कंसर्न्स क्या है कि जिनके ऊपर हमें मेन गौर करना है ताकि हम अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को या इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकें। इलीगल डंपिंग को जो है हमने कंट्रोल करना है। इलीगल डंपिंग में मतलब ओपन एरियाज़ में डंपिंग कर दी जाती है, या फिर आपने देखा होगा कि जो भी इंसिनरेशन का प्रोसेस होता है या फिर जो भी जितना भी गार्बेज है या वेस्ट है उसको जो ओपन एरियाज़ के अंदर आग लगा दी जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है क्योंकि जो भी हमारा डंप होता है उसके अंदर हर टाइप के जो है मटीरियल्स मौजूद होते हैं, चाहे हम पेंट्स की फॉर्म में देख लें, मेटल्स की फॉर्म में देख लें, क्या नाम है, इसके अलावा प्लास्टिक्स होती हैं, रबर्स होती हैं। जब वो सारी की सारी कलेक्टिवली बर्न होती हैं तो लार्ज अमाउंट और ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो इमिट होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिक डिफरेंट जो गैशियस मटेरियल होता है वो इमिट होता है, या डिफरेंट गैशियस जो है वो इवॉल्व होती हैं जो कि इन्वायरमेंट में शामिल होती हैं। तो इलीगल डंपिंग को जो है अगर कंट्रोल किया जाए, ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल ऑफ हाजर्ड वेस्ट, जो हाजर्ड वेस्ट मुख्तलिफ हमारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं उनकी वजह से क्या होते हैं, मुख्तलिफ मटीरियल जो है वो जनरेट होता है जो कि टॉक्सिक होते हैं, कार्सिनोजेनिक्स होते हैं। अगर हम उसकी प्रॉपर ट्रांसपोर्ट डिस्पोजल का प्रॉपर अगर हम एक वे रखें, जैसे मैंने कहा कि हर एक केमिकल को वेस्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग जो है वो पोर्शंस होने चाहिए, अलग अलग डंपिंग एरियाज होने चाहिए जहाँ पे हम उन स्पेसिफिक जो मटीरियल्स हैं उनको वेस्ट करें, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि कुछ हद तक अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड इन हाजर्ड्स केमिकल्स कॉज ऑफ सीरियस डैमेज टू वाटर सोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, कॉज ऑफ serious health problems and death, resistance and bioaccumulation of certain organic pollutants। मेजर कंसर्न हमारे ये हैं। काजेज कौन कौन सी थी जो जनरल हम पहले भी देख चुके हैं, प्रोडक्शन, यूज एंड डिस्पोजल ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड्स के मुख्तलिफ पेस्टिसाइड्स, मुख्तलिफ फर्टिलाइजर्स, मुख्तलिफ इंसेक्टिसाइड्स जो है वो बनती हैं और उनकी वजह से क्या होती है, पोल्यूशन कॉज होती है। जनरेशन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटीरियल्स,
इररिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल ट्रेड इन केमिकल्स एंड वेस्ट, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये जो है वो मेजर कॉजेज हैं। नेशनल लेवल पे क्या क्या मेजर्स की गई हैं कि इनको कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इनको कंट्रोल कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, एट रीजनल या लोकल लेवल पे। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसीज, अगर जो नेशनल पॉलिसीज बनाई गई हैं, लाइक अगर हम कहते हैं कि वेस्ट मटेरियल को डंप करने के लिए या वेस्ट मैनेजमेंट को के अथॉरिटीज़ जो काम करती हैं, अगर वो पॉलिसीज़ जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो इम्प्लीमेंट करवाई जाए तो हम किसी हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ केमिकल्स, अगर जो भी हमारे केमिकल्स हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, अगर उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, उनकी प्रोडक्शन को प्रॉपरली मैनेज किया जाए, ट्रांसपोर्ट अगर इनको एक एरिया से दूसरी जगह करवाया जा रहा है तो उनकी मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए कि हम इस तरह के जो भी हमारे पास वेसल्स हैं या जो भी कंटेनर्स हैं इस तरह के यूज़ करें कि इवेपोरेशन की वजह से जो है वो कोई भी केमिकल्स इवेपोरेट होकर हमारे इन्वायरमेंट में डायरेक्टली जो है वो शामिल ना हो। इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, अगर हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे पास टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स हैं, अगर उनका इफेक्टिव वे होगा डिस्पोज करने का तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। फेजिंग आउट प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, इसी तरह से क्या है कि जो भी रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, रेजिस्टेंट मीन्स के जो इजीली बायोडिग्रेड नहीं होते बल्कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर लॉन्ग टाइम तक जो है वो रेजिस्ट करते हैं, तो इस तरह के अगर जो एलिमेंट्स हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर उनको हम प्रॉपर देखा जाए कि कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, अगर फेजिंग की जाए उनकी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव फीड स्टॉक एंड डिस्पोजल ऑप्शंस, इसी तरह से क्या करें जाए कि जो भी हमारे डिस्पोजल ऑप्शंस हैं अगर हम ओपन एरियाज़ के अंदर डंपिंग कर रहे हैं या ऐसे एरियाज़ के अंदर डंपिंग कर रहे हैं जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट में जा सकते हैं, हमारे वाटर की बॉडीज़ को इफेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उनके लिए कोई प्रॉपर वे देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ हद तक अपनी पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इशू है, वो है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेड होती है, लैंड डिग्रेडेशन के बेसिकली क्या वजूहात हैं हम देखते हैं और इसकी वजह से क्या मेजर कंसर्न्स हैं जिनके ऊपर हमें जो है वो कंसर्न करना ज़रूरी है। फर्स्ट है डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल को जो है वो मेजर कंसर्न है। पुअर वाटर रिटेंशन, अगर हमारी जो है वो लैंड डिग्रेड हो जाएगी तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि वाटर की रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है, इसकी लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी, अगर हमारी जो है लैंड डिग्रेड होती है तो उसकी वजह से क्या होगा कि फूड की जो, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हमारी जो लैंड है वो फर्टाइल नहीं रहेगी तो जो हमारे पास क्रॉप्स की यील्ड आती है वो यील्ड इफेक्ट होगी, और अगर वो यील्ड इफेक्ट होती है तो ऑब्वियसली हमारा जो फूड का डिमांड है, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो वो लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी जो है हमें फेस करना पड़ सकता है। लोअर सॉइल प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली लैंड डिग्रेड होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट होगी। फोर्स्ड माइग्रेशन, पॉवर्टी एंड ड्राउट्स जिसको हम कहते हैं कि वाटर, अगर बारिश जो है वो लंबे अरसे तक नहीं होती तो उसकी वजह से क्या होता है कि ड्राउट हो सकता है। काजेस क्या है बेसिकली इसकी, ओवर क्रॉपिंग अगर हम ज़्यादा करते हैं तो लैंड जो है वो डिग्रेड होती है, क्योंकि हम ओवर क्रॉपिंग जब भी करेंगे तो उससे क्या होगा, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, हमारी लैंड डिग्रेड हो सकती है। ओवर ग्रेजिंग है, लैंड कन्वर्जन है, लैंड कन्वर्जन मीन्स कि हम अपनी जितनी भी फर्टाइल लैंड है उसको हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है तो हम अपनी लैंड को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं कि ऐसे एरियाज़ के अंदर कि जहाँ पे हम अपनी क्या हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप कर सकें या फिर हमको इंडस्ट्रीज़ जो है वहाँ पे डेवलप कर सकें। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कि जंगलात की कटाई बहुत तेज़ी से है, किस वजह से, मेन मकसद यही है कि हम लैंड जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें फॉर अदर पर्पज़ लाइक फॉर द अर्बनाइजेशन एंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्रीज। सॉइल पोल्यूशन थ्रू इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और सॉइल इरोजन जैसा कि मैंने बताया कि बारिश जब अगर होती है या फिर बहुत ज़्यादा विंड है तो उसकी वजह से क्या होती है कि हमारी जो सॉइल होती है वो फ्लो कर जाती है। जब वो फ्लो करती है तो वो क्या करती है कि वाटर्स के अंदर या रिवर बॉडीज़ के अंदर शामिल होती है और वहाँ पे हमारी जो अर्थ है या जो भी लैंड है वो क्या होती है, इरोजन हो जाती है इसकी। नेशनल मेजर्स क्या क्या हैं कि क्या क्या हमें करना ज़रूरी है अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, रीजनल कॉपरेशन, लैंड यूज प्लानिंग, implementation of relevant rules and regulations, more equitable production and consumption pattern, local level participation, legal measures and controls। अगर हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाएं तो इसके रिजल्ट में हम क्या कर सकते हैं कि जो लैंड डिग्रेडेशन की वजह से हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज जो है वो फेस करना पड़ते हैं, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लॉस क्या है,
मेजर कंसर्न्स कौन क्या हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, रेमीडियल मेजर्स क्या हैं कि हम किस तरह से बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं, नेशनल मेजर्स क्या हैं और मेजर कॉजेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम वन बाय वन देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले देखें कि व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम एनिमल्स की बात करते हैं या फिर हम प्लांट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ह्यूज वैरायटी जो है वो क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है, चाहे एनिमल्स की देखें चाहे हम प्लांट्स की देखें, तो उसके अंदर क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स की स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं और डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ जो है वो प्लांट्स की जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, वेरिएबिलिटी बिटवीन विद इन द स्पीशीज एंड बिटवीन द स्पीशीज ऑफ इकोसिस्टम। मेजर कंसर्न्स क्या हैं, लॉस ऑफ स्पीशीज, बहुत सारी स्पीशीज जो है आपको पता है कि इंडेंजर्ड हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खत्म हो रही हैं, लॉस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ इकोसिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीजेज एंड इन्वेसिव स्पीशीज वाया स्मगलिंग। कॉजेज क्या क्या हैं, ओवर हार्वेस्टिंग, लैंड कन्वर्जन, डिफॉरेस्टेशन, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़, इलीगल ट्रेड जो करते हैं, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज। और नेशनल मेजर्स क्या है कि हम किस तरह से इनको कंट्रोल कर सकते हैं, नेशनल प्लानिंग करना ज़रूरी है, हम अपने जो भी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनकी बायोडाइवर्सिटी को हम किस तरह से सेव रख सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनके हैबिटेट्स जो है वो उनको इफ़ेक्ट ना करें ज़्यादा। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ करें मीन्स कि हम इस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें कि फ्यूचर के लिए भी जो है हम एक हेल्दी और हेल्दी जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो हम सेव रख सकें। नेशनल ओनरशिप ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, एक्सेस एंड बेनिफिट्स शेयरिंग, इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रेगुलेशंस। नेक्स्ट जो हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज रिमेनिंग है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।